सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू पाना। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप गुस्से में गलत फैसला कर लेते हैं, या फिर छोटी छोटी चीजों पर खुद को रोक नहीं पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण पर। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखना सिखाती है, सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करती है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, सक्सेस और इनर पीस चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आत्मनियंत्रण क्या है और क्यों जरूरी है? आप सोचिए, किसी रेस का धावक, रनर, जितना तेज दौड़ सकता है, वो उतना ही अच्छा एथलीट होता है ना? लेकिन अगर वो बिना कंट्रोल के दौड़े, तो क्या होगा? या तो वो अपनी ऊर्जा पहले ही खत्म कर देगा, या फिर रास्ते में गिर जाएगा। ठीक इसी तरह, अगर हमारी भावनाएं और इच्छाएं बेकाबू हो जाएं, तो हमारी जिंदगी भी डगमगाने लगती है। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद को कंट्रोल में रखना, मतलब जब गुस्सा आए तो शांति से सोचना, जब ज्यादा खाने का मन करे तो हेल्थ का ध्यान रखना, जब आलस आए तो खुद को मोटिवेट करना। ये हमारी आदतों, फैसलों और सफलता को तय करता है। ये हमें शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस, क्षणिक सुख से बचाकर लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबी सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेल्फ कंट्रोल की ताकत को समझना होगा। और यही हम इस ऑडियो बुक में करने वाले हैं। अब सवाल उठता है, क्या सेल्फ कंट्रोल सीखा जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? आगे हम यही जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आत्मनियंत्रण सीखा जा सकता है और कैसे? आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। जिस तरह हम किसी खेल में निपुण होने के लिए अभ्यास करते हैं, वैसे ही आत्मनियंत्रण को भी रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करके मजबूत बनाया जा सकता है। यह हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है और इसे मजबूत करने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांतों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मनियंत्रण का सीधा संबंध हमारी इच्छा शक्ति से होता है। इच्छा शक्ति वो ऊर्जा है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क समझने और सही फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन ये ऊर्जा सीमित होती है। अगर हम बार बार अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें, तो दिन के अंत में ये कमजोर पड़ सकती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। ट्रिगर वे परिस्थितियां होती हैं जो हमारे आत्मनियंत्रण को चुनौती देती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मीठा खाने की आदत से परेशान है, तो उसे ये पहचानना होगा कि किस समय या किन परिस्थितियों में उसका मीठा खाने का मन करता है। हो सकता है कि वो तनाव में हो, या फिर उसे रात में ज्यादा भूख लगती हो। जब हम अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तब हम पहले से तैयारी कर सकते हैं और खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने आप को छोटे छोटे लक्ष्य देकर अनुशासित बनाना। अगर कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करना चाहता है, लेकिन वो सीधे 1 घंटे की कसरत से शुरुआत करता है, तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों में थक जाए और छोड़ दे। इसकी जगह अगर वो पहले
सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आत्मनियंत्रण भी इसी तरह विकसित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहता है, तो उसे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा तरीका है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन करने से आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन अधिक स्थिर और नियंत्रित हो जाता है। ये हमें हमारे विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। दिन में केवल 5 से 10 मिनट का ध्यान भी हमारे मानसिक संतुलन को बेहतर बना सकता है और हमें अधिक धैर्यवान बना सकता है। इसके अलावा पर्यावरण को नियंत्रित करना भी आत्मनियंत्रण विकसित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहता है, तो उसे अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना चाहिए जिससे ध्यान न भटके। फोन को दूर रखना, सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना और एक शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करना, ये सब चीजें आत्मनियंत्रण को बनाए रखने में मदद करती है। एक और तरीका है खुद को सही तरीके से प्रेरित करना। आत्मनियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा खुद को रोकते रहें और किसी चीज से वंचित रहें, बल्कि इसका सही तरीका ये है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझें और ये जानें कि आत्मनियंत्रण से हमें किस तरह फायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि व्यायाम छोड़ने से उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा और नियमित एक्सरसाइज करने से उसे क्या लाभ मिलेगा। जब हमें अपने लक्ष्य की गहरी समझ होती है, तो आत्मनियंत्रण बनाए रखना आसान हो जाता है। अंत में हमें ये समझना होगा कि आत्मनियंत्रण में असफलता भी इसका एक हिस्सा है। कभी कभी हम गलत फैसले ले सकते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते या किसी आदत को छोड़ने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। आत्मनियंत्रण एक यात्रा है जिसमें सुधार करने के लिए हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। अगर कभी असफलता मिले, तो उससे सीखें, अपने प्रयासों को दोबारा शुरू करें और धीरे धीरे आत्मनियंत्रण को अपनी ताकत बना लें। अब सवाल ये उठता है कि आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए क्या व्यावहारिक तरीके अपनाए जा सकते हैं? आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए केवल इसे समझना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें इसे अपने जीवन में लागू भी करना होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मनियंत्रण का मतलब केवल खुद को रोकना या अपनी इच्छाओं को दबाना होता है, लेकिन वास्तव में ये एक संतुलन बनाए रखने की कला है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम खुद को हर चीज से वंचित कर दें, बल्कि ये सीखना है कि कब, कैसे और किस हद तक किसी चीज को अपनाना या छोड़ना चाहिए। इसे प्रभावी रूप से विकसित करने के लिए हमें कुछ व्यावहारिक तरीकों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला तरीका है लक्ष्य बनाना और उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जब हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य होता है, तो अक्सर हम उसे देखकर घबरा जाते हैं और हमारी इच्छा शक्ति जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तो हम आसानी से उन्हें पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठना चाहता है, तो उसे तुरंत 5 बजे उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय
वो हर हफ्ते अपने उठने के समय को 10 से 15 मिनट पहले करके धीरे धीरे इस आदत को विकसित कर सकता है। दूसरा तरीका है आदतों को बदलने के लिए खुद को सही दिशा में धकेलना। कई बार हमें लगता है कि कोई आदत हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वास्तव में ये हमारे द्वारा बनाए गए पैटर्न का ही हिस्सा होती है। अगर हमें किसी बुरी आदत को छोड़ना है, तो हमें उसकी जगह एक नई आदत को विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत से परेशान है, तो उसे हर बार फोन उठाने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि वो इसे क्यों कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक आदत बन गई है, या उसे वास्तव में किसी जरूरी काम के लिए फोन की जरूरत है? इस तरह की जागरूकता से हम अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। तीसरा तरीका है सही माहौल बनाना। कई बार हमारे आसपास का वातावरण ही हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति जंक फूड कम खाना चाहता है, लेकिन उसकी रसोई में हमेशा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखी रहती है, तो वो बार बार उसे खा ही लेगा। इसलिए माहौल को इस तरह से बनाना जरूरी है कि वो हमारी इच्छा शक्ति को समर्थन दे। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, तो एक शांत और व्यवस्थित जगह पर बैठें। अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन बंद कर दें या फोन को अपने पास से हटा दें। जब हमारा माहौल हमारी मदद करता है, तो आत्मनियंत्रण को बनाए रखना आसान हो जाता है। चौथा तरीका है आत्मनियंत्रण को धीरे धीरे बढ़ाना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे अचानक से खुद पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा लेते हैं, जिससे उनकी इच्छा शक्ति जल्दी खत्म हो जाती है और वे हार मान लेते हैं। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए इसे एक मांसपेशी की तरह समझना चाहिए। जब हम जिम जाते हैं, तो पहले दिन ही भारी वजन नहीं उठाते, बल्कि धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। इसी तरह हमें आत्मनियंत्रण के लिए भी छोटे छोटे अभ्यास करने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मीठा कम करना चाहता है, तो उसे एकदम से चीनी छोड़ने की जगह धीरे धीरे इसकी मात्रा को कम करना चाहिए। इस प्रक्रिया से इच्छा शक्ति पर कम दबाव पड़ेगा और नई आदतें आसानी से विकसित होंगी। पांचवा तरीका है आगे की योजना बनाना। कई बार हम जानते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में आत्मनियंत्रण खोने की संभावना है। अगर हमें पहले से ही पता हो कि किसी स्थिति में हमें किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो हम अपने नियंत्रण को बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान वो जरूरत से ज्यादा जंक फूड खा सकता है, तो उसे पहले से ही अपना हेल्दी लंच तैयार रखना चाहिए। इसी तरह, अगर किसी को पता है कि वो तनाव में आकर गुस्सा कर सकता है, तो उसे पहले से ही ये तय कर लेना चाहिए कि वो ऐसे समय में गहरी सांस लेगा या 5 मिनट तक चुप रहेगा। जब हमारे पास पहले से योजना होती है, तो हमारे लिए सही फैसला लेना आसान हो जाता है। छठा तरीका है खुद को सही तरीके से इनाम देना। आत्मनियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा खुद को रोकना चाहिए, बल्कि हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम अपनी प्रगति को कैसे पहचानें और सराहें। अगर हम किसी लक्ष्य को पूरा करने में सफल होते हैं, तो हमें खुद को एक छोटा सा इनाम देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते तक रोज एक्सरसाइज करता है, तो वो खुद को कोई नई किताब या पसंदीदा संगीत सुनने का समय दे सकता है। इससे हमारा दिमाग आत्मनियंत्रण को एक सकारात्मक चीज के रूप में देखेगा और इसे बनाए रखना आसान होगा।
सातवां तरीका है धैर्य रखना और असफलताओं से सीखना। आत्मनियंत्रण एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें कभी कभी असफलता भी मिल सकती है। हो सकता है कि हम किसी दिन अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकें या किसी आदत को बदलने की कोशिश में असफल हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। असफलताओं से सीखकर हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और अगली बार अधिक तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मनियंत्रण किसी एक दिन में विकसित नहीं होता, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास है। इन व्यावहारिक तरीकों को अपनाने से हम अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आत्मनियंत्रण का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारी सफलता में कैसे योगदान करता है। इसे विस्तार से आगे जानेंगे। आत्मनियंत्रण का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। आत्मनियंत्रण केवल हमारी आदतों को सुधारने या बेहतर निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में अधिक अनुशासन ला पाते हैं, बल्कि अपने दिमाग और शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले बात करें मानसिक स्वास्थ्य की। आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति का आपस में गहरा संबंध है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो हमारा मन बहुत जल्दी तनाव, चिंता और अवसाद जैसी स्थितियों का शिकार हो जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है या हर असफलता को बहुत गंभीरता से लेता है, तो उसका दिमाग लगातार नकारात्मक विचारों में उलझा रहेगा। ऐसे में न केवल उसका आत्मविश्वास कम होगा, बल्कि वो धीरे धीरे खुद को कमजोर महसूस करने लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाए, तो उसे परेशान करने वाली बातों का असर कम होगा और वो अधिक शांत और खुशहाल महसूस करेगा। आत्मनियंत्रण हमें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तो वो अक्सर ऐसे शब्द कह सकता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पहले ठंडे दिमाग से सोचता है और फिर प्रतिक्रिया देता है, तो वो बड़ी समस्याओं से बच सकता है। कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले सकते हैं, जैसे किसी बहस में बिना सोचे समझे कुछ बोल देना या किसी नकारात्मक स्थिति में खुद को नुकसान पहुंचाना। लेकिन जब हमारे पास आत्मनियंत्रण होता है, तो हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और समझदारी से फैसले ले सकते हैं। अब अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, तो आत्मनियंत्रण का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम अपने खान-पान और दिनचर्या पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में आने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे जंक फूड खाता रहता है या मीठे पदार्थों का अधिक सेवन करता है, तो उसे मोटापा, डायबिटीज और हृदय से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति देर रात तक जागता रहता है और अपनी नींद पर ध्यान नहीं देता, तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें बुरी आदतों से बचने में मदद करता है।
कई लोग धूम्रपान, शराब या अन्य नशे की लत का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उन्हें पता होता है कि ये आदतें उनके शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वे इसे छोड़ नहीं पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका आत्मनियंत्रण कमजोर होता है। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, वे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण और व्यायाम का संबंध। बहुत से लोग फिट रहना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इच्छा शक्ति की कमी होती है। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आलस्य के कारण रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आत्मनियंत्रण विकसित कर लेते हैं, वे हर परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। यही कारण है कि जो लोग अनुशासन का पालन करते हैं, वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके अलावा आत्मनियंत्रण हमारी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। जब हम बिना सोचे समझे देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं या किसी व्यर्थ की गतिविधि में लगे रहते हैं, तो हमारी नींद पर असर पड़ता है। इससे हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है और अगले दिन हम सुस्त और चिड़चिड़े महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम आत्मनियंत्रण का उपयोग करके अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, तो हमारी नींद भी अच्छी होगी और हमारा शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा। आत्मनियंत्रण हमें उन चीजों से बचाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उन चीजों को अपनाने में मदद करता है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम तनाव से बच सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जब हम अपने खान-पान, व्यायाम और दिनचर्या पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमारा शरीर अधिक स्वस्थ और सक्रिय रहता है। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण को केवल एक मानसिक शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक संपूर्ण जीवन शैली के रूप में अपनाना चाहिए। ये केवल बुरी आदतों को रोकने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जो हमें जीवन के हर पहलू में लाभ पहुंचाता है। मानसिक शांति से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य तक आत्मनियंत्रण एक ऐसा साधन है जो हमें एक संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि आत्मनियंत्रण को कैसे अभ्यास किया जाए ताकि ये हमारी आदतों में शामिल हो जाए और हमें हर स्थिति में इसका लाभ मिले। आत्मनियंत्रण को विकसित करने की व्यावहारिक तकनीकें। अब तक हमने आत्मनियंत्रण के महत्व को समझा, ये जाना कि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसे विकसित कैसे किया जाए। क्या आत्मनियंत्रण एक जन्मजात क्षमता है या इसे अभ्यास और सही तकनीकों से मजबूत किया जा सकता है? वास्तविकता ये है कि आत्मनियंत्रण एक ऐसा कौशल है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीखा और विकसित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ व्यावहारिक तकनीकें अपनानी पड़ेंगी, जिन्हें यदि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए, तो ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। सबसे पहली और सबसे प्रभावी तकनीक है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें किन चीजों पर नियंत्रण रखना है, तब तक आत्मनियंत्रण विकसित करना मुश्किल होगा।
अक्सर हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, किसी आदत में फंसे रहते हैं या अपनी भावनाओं से बहक जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को गहराई से समझने की जरूरत होती है। अपनी रोजमर्रा की आदतों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जब भी कोई भावनात्मक स्थिति बने तो खुद से पूछें, क्या ये प्रतिक्रिया मेरे लिए सही है? क्या मैं इसे और बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं? जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि किन स्थितियों में हमें अधिक आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है इम्पल्स कंट्रोल, यानी अपनी त्वरित इच्छाओं को नियंत्रित करने की कला। अक्सर हम तुरंत संतुष्टि चाहते हैं और इसी कारण गलत निर्णय ले बैठते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है लेकिन उसके सामने पसंदीदा जंक फूड रखा हो तो वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता और खा लेता है। बाद में उसे पछतावा होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इस तरह की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी संतोष में देरी करने की आदत डालनी चाहिए। इसका एक आसान तरीका यह है कि जब भी किसी इच्छा को पूरा करने का मन हो तो उसे कुछ मिनटों के लिए टालें। मान लीजिए कि आपको किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो बस 10 सेकंड तक रुकें और गहरी सांस लें। इसी तरह अगर आपको कोई अस्वस्थ चीज खाने का मन कर रहा है तो खुद से कहें, मैं इसे 20 मिनट बाद खाऊंगा। कई बार ये देरी खुद ही हमारी इच्छा को कमजोर कर देती है और हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तीसरी तकनीक है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता और वर्तमान में जीने की कला। हमारा मन अक्सर भूतकाल की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जब हम सचेत रूप से अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बेहतर तरीके से अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत प्रभावी तरीका है। रोज केवल 10 मिनट का ध्यान हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत कर सकता है और हमें अधिक धैर्यवान बना सकता है। ध्यान का एक सरल तरीका यह है कि बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। चौथी तकनीक है हैबिट फॉर्मेशन, यानी अच्छी आदतें विकसित करना। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। एक सफल दिनचर्या बनाने के लिए हमें छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लें। अगर आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो हर महीने का बजट बनाकर उस पर सख्ती से अमल करें। अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारे आत्मनियंत्रण को स्वाभाविक बना देती है और हमें मजबूती से अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने में मदद करती है। पांचवी तकनीक है एनवायरनमेंट कंट्रोल, यानी अपने वातावरण को नियंत्रित करना। हम जिस वातावरण में रहते हैं वो हमारे आत्मनियंत्रण को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन चीजों और परिस्थितियों को बदलें जो उस आदत को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बर्बाद करते हैं तो अपने फोन में टाइम लिमिट सेट करें
या नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है, तो अपने सोने के कमरे से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटा दें। जब हम अपने वातावरण को इस तरह तैयार करते हैं कि वो हमारे लक्ष्यों को समर्थन दे, तो आत्मनियंत्रण स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगता है। छठी तकनीक है विल पावर ट्रेनिंग, यानी इच्छा शक्ति को मजबूत करना। इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह होती है, जिसे हम अभ्यास के जरिए मजबूत कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि छोटे छोटे चैलेंज लेकर खुद को मजबूती से नियंत्रित करने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी एक खराब आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उसे 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 1 हफ्ते तक रोकने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका आत्मनियंत्रण बढ़ता जाएगा और आपको अपनी इच्छाओं पर अधिक नियंत्रण महसूस होगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति दयालुता रखना। कई बार हम आत्मनियंत्रण में असफल हो जाते हैं और खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आत्मनियंत्रण कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर कभी आप किसी इच्छा को नियंत्रित करने में असफल हो जाए, तो खुद को कोसने की बजाय इसे एक सीखने का अवसर समझें और आगे और अधिक मजबूती से प्रयास करें। आत्मनियंत्रण का लक्ष्य ये नहीं है कि हम कभी गलती न करें, बल्कि ये है कि हम हर गलती से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। ये सभी तकनीकें आत्मनियंत्रण को विकसित करने में हमारी मदद कर सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास है जो हमें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाता है। जब हम इन तकनीकों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आत्मनियंत्रण न केवल हमारे व्यवहार में दिखता है, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे पूरे व्यक्तित्व में झलकने लगता है। आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति का संबंध। आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक शक्ति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हमें मानसिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मानसिक शक्ति यानी मेंटल स्ट्रेंथ वो क्षमता है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर और संयमित बनाए रखती है। ये आत्मनियंत्रण का आधार होती है, क्योंकि जब तक हमारा मन मजबूत नहीं होगा, तब तक हम अपनी भावनाओं और आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन मानसिक शक्ति विकसित कैसे की जाए? मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया यानी थॉट प्रोसेस को समझना होगा। हमारे विचार हमारी भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत एक प्रतिक्रिया देता है। ये प्रतिक्रिया कई बार तर्कसंगत होती है, लेकिन कई बार ये सिर्फ हमारी आदतों और पुराने अनुभवों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, तो वो खुद को कमजोर और अयोग्य मानने लगता है। लेकिन यही सोच उसे और कमजोर बनाती है और वो आत्मनियंत्रण खोने लगता है। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना सीखना होगा। इसका सबसे प्रभावी तरीका है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी सोचने के तरीके को बदलना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे चुनौती दें।
मान लीजिए कि आपने कोई काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसमें असफल हो गए। ऐसी स्थिति में एक कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति कहेगा, मैं हमेशा गलत करता हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति इसे इस तरह देखेगा, ये सिर्फ एक अस्थायी असफलता थी। इससे मैंने सीखा कि अगली बार मुझे क्या सुधार करना है। जब हम अपनी सोच को इस तरह बदलते हैं, तो हमारा आत्मनियंत्रण मजबूत होता है और हम बिना निराश हुए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को गहराई से समझना होगा। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, तो कई तरह की भावनाएं हमारे अंदर उठती हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी निराशा महसूस होती है। इन भावनाओं को नजरअंदाज करने की बजाय हमें उन्हें समझना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आत्मनियंत्रण की एक महत्वपूर्ण कुंजी होती है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना सीखते हैं, तो हम अपने व्यवहार को भी नियंत्रित कर पाते हैं। भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए एक और प्रभावी तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखना। जब हम अपने अंदर की भावनाओं को कागज पर उतारते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हमारी सोच का पैटर्न कैसा है। कई बार हमें एहसास होता है कि हम बेवजह किसी बात को लेकर चिंतित हो रहे थे। अगर हम रोज 5 से 10 मिनट अपने विचारों को लिखें, तो ये हमें आत्म जागरूक बनाता है और हमें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करता है। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक और जरूरी चीज है रेजिलियंस, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को संभालने की क्षमता। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर कोई उन परिस्थितियों से समान तरीके से नहीं निपटता। कुछ लोग तनाव में आकर आत्मनियंत्रण खो देते हैं और गलत निर्णय लेने लगते हैं, जबकि कुछ लोग संयमित रहते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। अगर हमें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना है, तो हमें खुद को ये सिखाना होगा कि जब भी कोई चुनौती आए, तो हमें घबराने की बजाय शांत रहकर सोचना चाहिए। एक सरल तरीका है कि जब भी कोई समस्या सामने आए, तो खुद से 3 सवाल पूछें। 1. ये समस्या कितनी गंभीर है? 2. क्या इसका कोई समाधान संभव है? 3. अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो मैं इससे कैसे निपट सकता हूं? जब हम इन सवालों का जवाब तर्कसंगत तरीके से ढूंढते हैं, तो हमारा दिमाग भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क और समाधान पर केंद्रित होता है। इससे न केवल मानसिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि आत्मनियंत्रण भी मजबूत होता है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण तकनीक है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन। आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम खुद को अनुशासित करते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति स्वतः ही बढ़ने लगती है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी सीमाएं तय करें और उन पर सख्ती से अमल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप समय की बर्बादी कम करना चाहते हैं, तो रोज तय करें कि आप कितने घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और उससे ज्यादा नहीं। अगर आप अपने खान पान में सुधार करना चाहते हैं, तो पहले से तय कर लें कि आपको कौन कौन सी चीजें नहीं खानी हैं और उन पर अमल करें। जब हम अपनी सीमाओं का पालन करने की आदत डालते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति
और मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा मानसिक शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें एक और जरूरी चीज सीखनी होगी, पेशेंस यानी धैर्य। आत्मनियंत्रण सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक लंबी यात्रा है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें नतीजे देर से मिलते हैं। अगर हमें तुरंत परिणाम चाहिए तो हम निराश हो जाते हैं और आत्मनियंत्रण खो देते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है। धैर्य रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी प्रगति को छोटे छोटे कदमों में बांट लें। जब भी हम कोई लक्ष्य तय करें तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें और धीरे धीरे उन पर काम करें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से सकारात्मक बातचीत करना। कई बार हमारा अपना ही दिमाग हमें कमजोर बना देता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद से कहते हैं, मैं कभी नहीं बदल सकता, या मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलकर खुद से ये कहें, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं, या मैं अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत कर देता है। जब हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है तो आत्मनियंत्रण अपने आप मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है और सफल बनना है, तो हमें अपनी मानसिक शक्ति को लगातार विकसित करना होगा। आत्मनियंत्रण और आदतों का गहरा संबंध। आत्मनियंत्रण सिर्फ एक मानसिक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी आदतों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में जो आदतें होती हैं, वे हमारे आत्मनियंत्रण की मजबूती या कमजोरी को तय करती हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, तो आत्मनियंत्रण मजबूत रहेगा। लेकिन अगर आदतें खराब हैं, तो हम बार बार अपनी इच्छाओं, भावनाओं और प्रलोभनों के आगे हार मानते रहेंगे। इसलिए अगर हमें अपने आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों को समझना और सुधारना होगा। हमारी आदतें मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटी होती है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। इसे हैबिट लूप कहा जाता है। जब भी कोई आदत बनती है तो सबसे पहले एक संकेत आता है जो उस आदत को ट्रिगर करता है। फिर हम अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार वही आदत दोहराते हैं और अंत में हमें इसका कोई इनाम मिलता है जो हमारे दिमाग को इस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को हर रात देर तक फोन देखने की आदत है, तो इस आदत का संकेत हो सकता है रात को खाली समय मिलना। फिर वो व्यक्ति अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, वीडियो देखता है या मैसेज पढ़ता है। अंत में उसे एक इनाम मिलता है, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन, नए अपडेट्स या लोगों से जुड़ने की खुशी। यही इनाम उसे बार बार वही आदत दोहराने के लिए मजबूर करता है। अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और आत्मनियंत्रण को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें इसी हैबिट लूप को तोड़ना होगा। इसका पहला कदम है संकेत को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि कौन सी परिस्थितियां हमें खराब आदतों की ओर धकेलती है। क्या ये तनाव के कारण होता है? क्या ये बोरियत की वजह से होता है? क्या ये किसी और बाहरी कारण से होता है? जब हम संकेत को पहचान लेते हैं, तो हमें उसके लिए एक वैकल्पिक दिनचर्या तैयार करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी को देर रात फोन देखने की आदत है,
तो वो तय कर सकता है कि हर रात सोने से पहले किताब पढ़ेगा या कोई संगीत सुनेगा। इससे धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलेगी और पुरानी आदत की जगह नई, बेहतर आदत ले लेगी। लेकिन आदतें सिर्फ नकारात्मक नहीं होती, बल्कि कई सकारात्मक आदतें भी होती हैं जो आत्मनियंत्रण को मजबूत करने में मदद करती हैं। अगर हम आत्मनियंत्रण को विकसित करना चाहते हैं तो हमें ऐसी आदतें बनानी होंगी जो हमारे नियंत्रण को बढ़ाएं, न कि कम करें। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में माइंडफुलनेस यानी सजगता को शामिल करना होगा। जब हम सजग होकर अपने कार्यों को करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सजगता विकसित करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, न कि फोन या टीवी पर। जब आप चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करें, न कि भविष्य या अतीत के बारे में सोचें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसी बातचीत पर ध्यान दें, न कि अपने जवाब सोचने लगे। जब हम हर काम को ध्यानपूर्वक करते हैं तो हमारा आत्मनियंत्रण स्वतः ही बढ़ने लगता है। इसके अलावा आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को छोटे छोटे चैलेंज देने होंगे। इसका एक तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी किसी चीज को तुरंत पाने की बजाय उसे पाने में देरी करना। जब हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो हमारा दिमाग उसे तुरंत पाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आत्मनियंत्रण का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की बजाय उन्हें थोड़ा रोक कर रखें। इससे हमारे मस्तिष्क को ये समझ में आता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिल सकती और हमें धैर्य रखना होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है खाने की आदतें। जब भी हमें कोई स्वादिष्ट लेकिन अस्वस्थ खाना दिखता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे खाने की इच्छा करता है। लेकिन अगर हम अपने आप से कहें, मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा, बल्कि 10 मिनट बाद सोचूंगा कि क्या सच में इसकी जरूरत है, तो अधिकतर मामलों में हमारी इच्छा कम हो जाती है और हम इसे खाने से बच जाते हैं। इसी तरह अगर हमें सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत है तो हम खुद को एक छोटा चैलेंज दे सकते हैं कि अगला घंटा बिना फोन देखे बिताएंगे। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे आत्मनियंत्रण को मजबूत करने में मदद करते हैं। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है अकाउंटेबिलिटी, यानी अपनी जिम्मेदारी तय करना। जब हम किसी आदत को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी प्रगति पर नजर रखे तो हम ज्यादा अनुशासित रहते हैं। इसलिए अगर हम किसी भी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने दोस्तों, परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि हम क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा आत्मनियंत्रण बढ़ता है, क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि कोई हमारी प्रगति पर ध्यान दे रहा है। एक और असरदार तरीका है खुद को इनाम देना। जब भी हम किसी अच्छी आदत का पालन करते हैं या आत्मनियंत्रण दिखाते हैं तो हमें खुद को कोई इनाम देना चाहिए। ये इनाम कोई बड़ा उपहार नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ छोटा लेकिन खुशी देने वाला हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरे दिन अपने आत्मनियंत्रण पर काम करते हैं और किसी अनावश्यक चीज को करने से बचते हैं, तो खुद को कुछ अच्छा पढ़ने या अपनी पसंदीदा चाय कॉफी पीने का अवसर दें। इससे आपका दिमाग अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित होगा।
आखिर में ये समझना जरूरी है कि आत्मनियंत्रण एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। जब हम अपनी आदतों पर काम करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं, तो हमारा आत्मनियंत्रण भी मजबूत होता जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी आदत को बदलने में समय लगता है। अगर कभी कभी आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते, तो खुद को दोष न दें, बल्कि ये सोचें कि अगली बार आप और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मनियंत्रण मजबूत होता चला जाता है और हम अपने जीवन में और अधिक संतुलन और अनुशासन ला पाते हैं। आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति का विकास। आत्मनियंत्रण सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये मानसिक शक्ति और अनुशासन का भी परिणाम है। ये क्षमता हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है, ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहें। लेकिन सवाल यह है कि इस मानसिक शक्ति को विकसित कैसे किया जाए? क्या ये जन्मजात होती है या इसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जैसे हम व्यायाम करके अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाते हैं, वैसे ही आत्मनियंत्रण को भी अभ्यास के जरिए मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लगातार अपने आत्मनियंत्रण को चुनौती नहीं देते, तो ये कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाना होगा, ताकि ये धीरे धीरे मजबूत होता जाए। इस मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मनियंत्रण का मतलब इच्छाओं को पूरी तरह दबाना या हर स्थिति में सख्त बने रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मनियंत्रण का सही मतलब यह है कि हम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वो स्वाभाविक रूप से सही चुनाव करे। जब हमारा दिमाग खुद सही दिशा में सोचना शुरू कर देता है, तो हमें अपने आप को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आत्मनियंत्रण स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में आ जाता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास अपनाने होंगे। पहला अभ्यास है स्वचेतना यानी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने का पहला कदम ये समझना है कि किन स्थितियों में हमारा नियंत्रण कमजोर हो जाता है। हमें ये विश्लेषण करना होगा कि किस समय और किन परिस्थितियों में हम गलत निर्णय लेते हैं या अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई के दौरान बार बार सोशल मीडिया चेक करता है, तो उसे ये पहचानना होगा कि ऐसा कब और क्यों होता है। क्या ये बोरियत की वजह से होता है या फिर ये आदतन किया गया एक कार्य है? जब हमें अपनी कमजोरियों का सही पता चल जाता है, तो हम उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। स्वचेतना को बढ़ाने का एक और तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना। अगर हम हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी आदतों, भावनाओं और संघर्षों के बारे में लिखें, तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि कौन से पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे हैं और हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो वे स्पष्ट हो जाते हैं और हम अपने आत्मनियंत्रण को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं,
तो हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वो बाहरी चीजों से कम विचलित हो और ज्यादा केंद्रित रहे। ये आत्मनियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा ध्यान बिखरा हुआ होगा तो हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। नियमित ध्यान करने से हमारा मस्तिष्क ज्यादा अनुशासित और शांत रहता है, जिससे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। तीसरा अभ्यास है छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना। आत्मनियंत्रण को विकसित करने के लिए हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी सराहना सीखना होगा। अगर कोई व्यक्ति मीठा खाना कम करना चाहता है और एक दिन वो खुद को जंक फूड खाने से रोकने में सफल होता है, तो ये उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाली एक छोटी जीत होगी। ऐसी छोटी छोटी सफलताएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमारे आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। इसलिए हमें अपनी प्रगति को पहचानना और खुद को इस बात के लिए सराहना सीखनी चाहिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। कई बार हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी लक्ष्य को हासिल करने में असफलता पाई, तो वो ये सोच सकता है कि मुझसे कभी नहीं होगा या मैं हमेशा हार जाता हूं। ऐसी सोच से आत्मनियंत्रण और कमजोर हो जाता है। इसके बजाय अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और खुद से कहें कि मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूं या हर असफलता मुझे मजबूत बना रही है, तो हमारा आत्मनियंत्रण बेहतर होता जाएगा। एक और महत्वपूर्ण तरीका है नियमित अभ्यास और अनुशासन। आत्मनियंत्रण केवल इच्छा शक्ति से नहीं बनता, बल्कि ये अनुशासन से आता है। अगर हम हर दिन अपने लिए कुछ अनुशासन तय करें और उसका पालन करें, तो धीरे धीरे हमारा आत्मनियंत्रण मजबूत होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है, तो उसे एक सख्त नियम बनाना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस नियम का पालन करना होगा। शुरू में ये कठिन लग सकता है, लेकिन जब ये आदत बन जाएगी, तो आत्मनियंत्रण अपने आप मजबूत हो जाएगा। आखिर में हमें ये समझना होगा कि आत्मनियंत्रण कोई जादुई शक्ति नहीं है जो एक ही दिन में आ जाए। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसे हमें रोज अभ्यास के जरिए मजबूत करना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि रास्ते में कई बार हम असफल भी होंगे, लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर असफलता से सीखकर दोबारा कोशिश करनी होगी और अपने आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ना होगा। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मनियंत्रण इतना मजबूत हो जाता है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल और संतुलित बन सकते हैं। आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध। आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छाओं को दबाने या अनुशासन बनाए रखने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझते और प्रबंधित करते हैं, तो हमारा आत्मनियंत्रण स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला महत्वपूर्ण पहलू है स्वचेतना। ये समझना कि हम किसी भी स्थिति में क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं, तो हम ये भी समझने लगते हैं
कि कौन सी परिस्थितियां हमें कमजोर बनाती हैं और किन वजहों से हम आत्मनियंत्रण खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर गलत निर्णय लेता है, तो उसे ये समझने की जरूरत है कि गुस्सा किस वजह से आया और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है। स्वचेतना को बढ़ाने का एक तरीका है खुद से सवाल पूछना। जब भी आप किसी मजबूत भावना को महसूस करें, जैसे गुस्सा, निराशा या तनाव, तो खुद से ये सवाल करें कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या ये भावना वास्तविक स्थिति पर आधारित है या ये मेरी धारणाओं और अनुभवों का परिणाम है? इस भावना का मेरे निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जब आप इन सवालों का जवाब खोजने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मनियंत्रण मजबूत होने लगता है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें समझने और सही तरीके से संभालने की कला सीखने लगते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दूसरा पहलू है भावनाओं को नियंत्रित करना। सिर्फ ये समझना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि हम उन भावनाओं को सही दिशा में ले जाएं। अक्सर जब कोई व्यक्ति गुस्से, डर या तनाव में होता है, तो वो जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो बाद में उसे पछतावा देता है। आत्मनियंत्रण का असली मतलब ये नहीं है कि हमें गुस्सा या डर महसूस नहीं होगा, बल्कि ये है कि हम इन भावनाओं को पहचान कर उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना सीखें। गुस्से को नियंत्रित करने का एक तरीका है समय देना। जब भी आप किसी स्थिति में खुद को क्रोधित महसूस करें, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ सेकंड का इंतजार करें। गहरी सांस लें और सोचें कि इस स्थिति को शांति से कैसे संभाला जा सकता है। इस छोटे से अभ्यास से आपकी भावनाएं स्थिर होंगी और आप ज्यादा तर्कसंगत और शांत तरीके से निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का एक और तरीका है सहानुभूति यानी एम्पैथी विकसित करना। जब हम खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचते हैं, तो हमारी भावनाएं संतुलित रहती हैं और हमारा आत्मनियंत्रण बेहतर होता है। कई बार हम किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को ही देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के नजरिए से सोचने लगते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हर स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी सहकर्मी ने आपकी किसी गलती के लिए आपको डांट दिया। स्वाभाविक रूप से आपका मन करेगा कि आप भी गुस्से में आकर जवाब दें। लेकिन अगर आप सहानुभूति के साथ सोचें कि शायद वो खुद किसी तनाव में है, या हो सकता है कि उसने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी हो, तो आप शांत रहकर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। जब हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आत्मनियंत्रण भी मजबूत होता है, क्योंकि अब हम आवेग में आकर गलत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत और समझदारी से काम लेते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अगला महत्वपूर्ण पहलू है नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। कई बार हम निराशा, असफलता या हताशा महसूस करते हैं, जिससे हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर हम इन नकारात्मक भावनाओं को अपने विकास का एक अवसर बना लें, तो हम आत्मनियंत्रण को और मजबूत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई परीक्षा दी और उसमें कम अंक आए। अब आप दो तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
पहला तरीका ये है कि आप हताश होकर हार मान लें और आगे कोई प्रयास न करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस असफलता को एक सबक की तरह लें और देखें कि कहाँ गलती हुई, जिससे आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जब हम असफलताओं और मुश्किलों को एक चुनौती की तरह लेते हैं, तो हमारा आत्मनियंत्रण बेहतर होता है, क्योंकि अब हम नकारात्मक भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक हिस्सा बना लेते हैं। आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत करने का एक और तरीका है लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान देना। जब भी हम किसी तात्कालिक सुख या आराम के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को भूल जाते हैं, तो हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम ये याद रखें कि हमारा असली उद्देश्य क्या है, तो हम छोटे-मोटे प्रलोभनों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है, लेकिन बार-बार जंक फूड खाने की इच्छा करता है, तो उसे अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। हर बार जब उसे अनहेल्दी खाना खाने का मन करे, तो उसे खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या ये मेरी सेहत के लिए सही है? क्या ये मेरे लक्ष्य के अनुरूप है? जब हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हैं, तो हम तात्कालिक इच्छाओं के आगे घुटने टेकने की बजाय अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत कर सकते हैं। अंत में, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध ये बताता है कि हमें सिर्फ इच्छाओं और भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते और प्रबंधित करते हैं, तो हम अपने आत्मनियंत्रण को भी बेहतर बना सकते हैं और जीवन में ज्यादा संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके। आत्मनियंत्रण सिर्फ एक मानसिक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास और सही रणनीतियों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसे मजबूत करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों और तकनीकों को अपनाना होता है। जब हम इन तकनीकों को अपनाते हैं, तो हमारी इच्छाशक्ति बढ़ती है, हमारा निर्णय लेने का कौशल बेहतर होता है और हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हैं। पहली महत्वपूर्ण रणनीति है आत्म जागरूकता बढ़ाना। आत्मनियंत्रण का आधार ये है कि हम अपनी कमजोरियों और प्रलोभनों को पहचानें। जब हमें पता होता है कि किन परिस्थितियों में हम नियंत्रण खोने की संभावना रखते हैं, तो हम उन पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि वो तनाव में अधिक खाना खाता है, तो वो ऐसे उपाय कर सकता है जिससे वो तनाव के दौरान खाने की बजाय किसी और गतिविधि में शामिल हो। आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका है जर्नलिंग या लिखित विश्लेषण। जब हम अपनी आदतों और विचारों को लिखते हैं, तो हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि किन परिस्थितियों में हम अपने आत्मनियंत्रण को कमजोर कर देते हैं और कैसे इसे सुधार सकते हैं। दूसरी प्रभावी तकनीक है अपने वातावरण को नियंत्रित करना। आत्मनियंत्रण का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने चारों ओर कैसा वातावरण बनाते हैं। अगर हम किसी ऐसी चीज से बचना चाहते हैं जो हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करती है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे अपनी पहुंच से दूर रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने की आदत से बचना चाहता है, तो वो अपने फोन पर सोशल मीडिया ऐप्स को हटाकर या स्क्रीन टाइम लिमिट लगाकर
खुद को नियंत्रित कर सकता है। तीसरी रणनीति है छोटी जीतों को महत्व देना। आत्मनियंत्रण को विकसित करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, और जब हम उन लक्ष्यों को पूरा कर लें तो हमें खुद को उसकी सफलता का एहसास कराना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ना चाहता है लेकिन ध्यान भटकने की समस्या से जूझ रहा है, तो वो शुरुआत में 10 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रख सकता है। जब वो लगातार 10 मिनट पढ़ने की आदत बना ले तो वो इसे बढ़ाकर 20 और फिर 30 मिनट तक कर सकता है। जब हम छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। चौथी तकनीक है इच्छा शक्ति को व्यायाम की तरह समझना। इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह होती है जिसे अभ्यास के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। अगर हम रोजाना छोटे छोटे आत्मनियंत्रण के अभ्यास करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति समय के साथ बेहतर होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर बार मीठा खाने की इच्छा महसूस करता है तो वो खुद से कह सकता है कि आज नहीं, लेकिन कल सोचेंगे। ये छोटी सी देरी उसके आत्मनियंत्रण को मजबूत करने में मदद कर सकती है। धीरे धीरे ये इच्छा कम हो सकती है और व्यक्ति को मीठा खाने की आदत से छुटकारा मिल सकता है। पांचवी महत्वपूर्ण तकनीक है ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस यानी अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करना और उन्हें नियंत्रित करना। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बच सकते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों का आत्मनियंत्रण अधिक विकसित होता है, क्योंकि वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। छठी रणनीति है दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी हम किसी तात्कालिक सुख या आराम के लिए आत्मनियंत्रण खोने लगते हैं तो हमें अपने बड़े लक्ष्यों को याद करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है लेकिन उसे जंक फूड खाने की आदत है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर वो अभी संयम नहीं रखेगा तो इसका असर उसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो हम प्रलोभनों के आगे आसानी से झुकते नहीं हैं। सातवीं रणनीति है समय प्रबंधन और योजनाबद्ध दिनचर्या बनाना। कई बार आत्मनियंत्रण की कमी का कारण ये होता है कि हमारा दिन असंगठित होता है और हम बिना किसी स्पष्ट योजना के काम करते हैं। जब हमारे पास एक सुव्यवस्थित दिनचर्या होती है तो हमारे लिए प्रलोभनों से बचना और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि वो दिन में केवल 2 बार ही सोशल मीडिया का उपयोग करेगा और बाकी समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएगा, तो वो अपना आत्मनियंत्रण बेहतर बना सकता है। आठवीं प्रभावी रणनीति है सकारात्मक आत्मचर्चा यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। कई बार हम आत्मनियंत्रण इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। अगर हम अपने आप से ये कहते रहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा या मैं हमेशा गलती करता हूं, तो हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं इसे कर सकता हूं या मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, तो इससे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और हमारा आत्मनियंत्रण बेहतर होता है।
नवी महत्वपूर्ण रणनीति है स्वस्थ आदतों का निर्माण करना। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए हमें ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अच्छी नींद लेना, सही खान-पान अपनाना, नियमित व्यायाम करना और तनाव को प्रबंधित करने के तरीके सीखना। ये सभी चीजें हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। जब हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ होता है तो हम बेहतर आत्मनियंत्रण रख सकते हैं। अंत में, आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए हमें लगातार अभ्यास और धैर्य रखना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक दिन में विकसित कर सकते हैं, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है। जब हम अपने दैनिक जीवन में इन तकनीकों को अपनाते हैं और लगातार अपने आत्मनियंत्रण को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारी स्वाभाविक आदत बन जाती है।